मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीसीसी में आप सबका स्वागत है। मैं सीएस कम एडवोकेट रविंद्र कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप में से कुछ लोगों से तो पहले भी एक दो बार इंटरेक्शन हुआ अपना। तो आपके फाउंडेशन में जो लॉ एंड एथिक्स का पेपर है, तो आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके लॉ एंड एथिक्स के पेपर में सबसे ज़्यादा पार्ट लॉ का है, और बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी हमारे सीएस कोर्स में भी सबसे ज़्यादा लॉ का पार्ट आता है, और वैसा ही अपने सीएमए में भी है। हाँ, अपने यहाँ पेपर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए आपके पास स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है। आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आप लॉ के सब्जेक्ट को पहली बार स्टडी कर रहे हो। मैं पहली बार इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपके अकाउंट्स का सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं आपने 11th या 12th क्लास में थोड़ा बहुत अकाउंट्स कंटिन्यू किया होगा, उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पर फाउंडेशन में मिलेंगे। आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स का भी कुछ ना कुछ बेसिक पहले कभी ना कभी पढ़ा होता है, लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है अपने सीएमए फाउंडेशन में जो स्टूडेंट पहली बार स्टडी करता है, और स्टूडेंट के दिमाग में भी रहता है कि सर पता नहीं लॉ कितना टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। जबकि एक आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप जानकार लोग हो, इसलिए इजी कोई सब्जेक्ट नहीं। सबसे इजी सब्जेक्ट यदि अपने पास आपके सीएमए फाउंडेशन में कोई है, तो अपने सीएमए फाउंडेशन का सबसे इजी सब्जेक्ट लॉ वाला ही सब्जेक्ट है, और आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अपने इस सीएमए फाउंडेशन में टोटल आपके सीएमए फाउंडेशन में लॉ सब्जेक्ट्स में क्या कवरेज है, यानी कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, खास करके कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ताकि अपने को स्टडी करते टाइम, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम ये फोकस रहे कि अपने को किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना और किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि पेपर आपका लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में सबसे जरूरी होती है कि आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं ना आंसर में, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है कि सर इन 4 में से 2 ऐसे हैं जो शायद करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन होगा तो एक ही ना। तो उस लास्ट पड़ाव तक कैसे पहुंचे कि अपना आंसर गलत नहीं, तो उसी लेवल की प्रिपरेशन अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अपने लॉ एंड एथिक्स के पेपर में ज्यादातर जो पार्ट है वो लॉ का ही पार्ट होगा, और लॉ में भी 3 एक्ट सबसे मेन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और सेकंड जो आपका वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और इसी तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, जो आपके लॉ के सिलेबस में कवरेज रखते हैं। लेकिन इन तीनों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि इसकी वेटेज है 30 मार्क्स। लगभग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपको आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का एक अकेला चैप्टर मिलेगा, यानी सिंगल चैप्टर और 30 मार्क्स। और विश्वास करना दोस्तों, अपना टारगेट रहता है इसमें हमेशा 25 प्लस मार्क्स स्टूडेंट की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आने चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ गया, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये मान लो 30% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के फंडामेंटल्स भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए आपका लगभग 45 मार्क्स का पेपर इन 2 चैप्टर से बनता है, और 45 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज होते हैं। तो इन 2 चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ लो, लॉ के पेपर में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप हो जाएगा। तो आज अपन शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे इजी भी यही है, तो उसके साथ साथ में सबसे ज्यादा कवरेज भी इसी की है, और अपने को इसी पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आएगा वो है कि सर यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि आप एक्ट की डेफिनेशन इसमें देखें, यदि इस एक्ट के नाम को देखें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सर उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, यानी किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं?
तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो की पॉइंट आपके सामने आया वो क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करो, आप लॉ को स्टडी नहीं करते, मैं एक जनरल चीज आपसे पूछता हूं। आप भी अभी जनरली अपनी लाइफ में कई बार कई एग्रीमेंट साइन करते हैं, या एग्रीमेंट वर्बली भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जनरल सेंस में, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जनरल सेंस में सेम चीज होती हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन दोनों में फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अनिल नाम का पर्सन है, कोई एक जना है जिसका नाम अनिल है, उसके पास एक पुरानी कार है, इसके पास एक कार है और ये इसको सेल करनी, ये कार इसको सेल करनी, और एक अनिल के एक मिलने वाला है, एक अनिल का जानकार है जिसका नाम है सुनील। तो अनिल ने अपने जानकार सुनील को ऑफर दिया कि भाई मेरे पास एक कार है और मैं उसको 3 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। यानी अनिल ने बोला कि मेरे पास एक कार है, जैसे कार का नाम लिख लेते हैं, चलो इसके पास स्विफ्ट कार है, कि मेरे पास ये स्विफ्ट मारुति वाली कार है और ये मैं आपको 5 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। ध्यान से देखना, अब यहां पर ऑफर किसने दिया? जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है। प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज है, तो यहां पर प्रपोजल किसने दिया? तो आप बोलोगे सर अनिल ने। इसको आप प्रपोजल भी बोल सकते हैं और इसको आप ऑफर भी बोल सकते हैं। ऑफर और प्रपोजल दोनों ही सेम चीज होती है। तो यहां पर अनिल ने प्रपोजल दिया, किसको? सुनील को। तो एक टर्म लिख रहा हूं, याद रखना प्लीज, जो पर्सन ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर। क्या बोलते हैं? ऑफरर। इस टर्म को लर्न रखना, जो पर्सन ऑफर देगा उसको क्या बोलेंगे? ऑफरर, यानी प्रपोजर। और जिसको आपने ऑफर दिया है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑफरी। 2 टर्म लर्न रखना प्लीज, जिस पर्सन ने ऑफर दिया वो ऑफरर, और जिस पर्सन को ऑफर दिया वो ऑफरी। अब ये अनिल ने ऑफर दिया, अब सुनील के पास ऑप्शन है। अब सुनील कोई मजबूर तो है नहीं कि भाई अनिल ने ऑफर दिया तो उसको एक्सेप्ट करे। यदि सुनील को लग रहा है कि नहीं यार ये कार 5 लाख रुपए की नहीं है, या ये कार 3 लाख रुपए की नहीं है, यानी यदि ऑफरी को ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पसंद, तो ठीक है, आप रिजेक्ट कर दो, आप ऑफर को मत एक्सेप्ट करो। और यदि आपको लग रहा है कि यार ऑफर सही है, एक अच्छी चीज मिल रही है और रीजनेबल रेट में मिल रही है, हाँ तो ठीक है, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ध्यान देना बेटा प्लीज, जैसे ही ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक्सेप्टेड प्रपोजल। इन टर्म्स पे ध्यान देना, मैं जो जो वर्ड लिख रहा हूं ना, यही आगे चल करके आपको स्टडी करने हैं। जैसे ही ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्टेड प्रपोजल। और एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी एक तरह से एक्सेप्टेंस। जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी तो ये क्या बन गया? एक्सेप्टेड प्रपोजल। यानी अब अनिल बाउंड है, ध्यान से सुनना, अब अनिल बाउंड है कि वो कार 5 लाख रुपए में सेल करे, और सुनील बाउंड है कि वो 5 लाख रुपए अनिल को पे करे। ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टी दिखाई दे रही है आपको? आप बोलोगे सर 2 पार्टी, एक अनिल और दूसरी पार्टी सुनील। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास कि यहां पर ऑफरर कौन है? तो आप बोलोगे सर अनिल। अनिल ने किसको ऑफर दिया? सुनील को। अनिल क्या चीज डिलीवर करेगा? कार। और सुनील क्या चीज देगा? पैसे। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक वर्ड आएगा बेटा जिसका नाम होगा कंसीडरेशन। आगे चल करके एक शब्द पढ़ोगे आप जिसको बोलेंगे कंसीडरेशन। अब आप बोलोगे सर ये कंसीडरेशन क्या चीज होती है? तो कंसीडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। अब अनिल कार सेल कर रहा है, यानी अनिल ने प्रोमिस किया टू सेल कार, तो अनिल को भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए ना। तो अनिल को रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी। तो अनिल के लिए ध्यान दें, अनिल के लिए कंसीडरेशन क्या है? मनी। और सुनील जो कि ऑफरी है, जो कार परचेज करेगा, अब सुनील के लिए प्रोमिस क्या है? कि वो मनी देगा, लेकिन उसके लिए कंसीडरेशन क्या है? कि उसको कार मिलेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिलना जरूरी है। कंसीडरेशन मिलना जरूरी है। तो एक पार्टी कार सप्लाई कर रही है तो उसको पैसे मिलेंगे,
तो ऑफरर के लिए मनी कंसीडरेशन है, दूसरी तरफ ऑफरी है, वो पैसे देगा तो उसको बदले में कार मिलेगी, तो ऑफरी के लिए यहां पर कार कंसीडरेशन है। तो अब एक लाइन बोल रहा हूं, लर्न कर लो आप, कि जो भी एक्सेप्टेड प्रपोजल्स हो, और एक्सेप्टेड प्रपोजल्स बन जाता है प्रोमिस। एक्सेप्टेड प्रपोजल को प्रोमिस भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो फिर तो प्रोमिस बन गया। अनिल के लिए प्रोमिस बन गया कि वो कार सेल करे अब, क्योंकि अनिल बाउंड हो गया अब। और सुनील के लिए प्रोमिस हो गया कि वो मनी दे। एक बार यदि कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रोमिस। और बेटा ध्यान रखो, जहां पर दो प्रोमिस आ जाएं, दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन हो। अब अनिल का प्रोमिस है कि वो कार डिलीवर करेगा, और सुनील का प्रोमिस है कि वो पैसे देगा, तो दो प्रोमिस हो गए ना। और दोनों प्रोमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है, दोनों प्रोमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। तो लर्न कर लो आप कि जब दो या दो से ज्यादा प्रोमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करें तो बेटा वो चीज बन जाती है एग्रीमेंट। क्या बन जाती है? एग्रीमेंट। यहां आकर के एग्रीमेंट बनता है। अब आप देख लो, एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ऑफर हुआ, फिर अपोजिट पार्टी यानी ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो प्रोमिस बन जाएगा, यानी एक्सेप्टेंस होते हुए क्या बन जाएगा? प्रोमिस। और दो प्रोमिस हो गए, एक फर्स्ट पार्टी के एंड पर, दूसरा दूसरी पार्टी के एंड पर। और जहां दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो, इस लाइन को लर्न रखना, जहां दो या दो से ज्यादा प्रोमिस हो जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन हो, तो वो चीज क्या बन जाती है? एग्रीमेंट। अब आप बोलोगे सर फिर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? बिल्कुल सही, वाजिब क्वेश्चन है कि सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। देखो बेटा, आम भाषा में बात करें, यदि जनरली बात करें तो लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऐसा नहीं किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क है, तो ध्यान से सुनो। एग्रीमेंट तो यहां तक बन गया ना। अब यदि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि यदि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आना है तो आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एक वर्ड लिख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में नहीं आएगा ये वर्ड, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो आप। एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे। अब आप बोलोगे सर क्या पता चले कि कौन सा एग्री, पहले तो एनफोर्सेबल का मीनिंग क्या होता है। देखो, एनफोर्सेबिलिटी का मीनिंग है कि आज यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, जैसे यहाँ अनिल ने प्रोमिस किया कि मैं कार सेल करूंगा, सुनील ने प्रोमिस किया था कि ठीक है भाई मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं और मैं आपको 5 लाख रुपए पे कर दूंगा। अब हो सकता है सुनील ने एडवांस दे दिया हो और अब अनिल कार डिलीवर ना करे, अब कार सेल करने से मना कर दे एडवांस लेने के बाद, जबकि इनके बीच में तो एग्रीमेंट हो गया था ना। तो यहां पर फिर सुनील क्या करेगा? सुनील कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगा कि जज साहब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अनिल ने मुझसे प्रोमिस किया था कि वो मुझे कार सेल करेगा, और जिसका मैं कुछ एडवांस भी दे चुका हूं, लेकिन अब अनिल मुझे कार डिलीवर नहीं कर रहा, ना तो मेरा एडवांस मुझे वापस दे रहा, इतने दिन हो गए, और ना मुझे कार सेल कर रहा। तो यहाँ पर कोर्ट आपकी बात सुनेगा और कोर्ट फिर अनिल को ऑर्डर देगा कि या तो आप इसके पैसे रिफंड करो विद इंटरेस्ट विद कंपनसेशन, और या फिर आप इसको कार डिलीवर करो। यानी कहने का मतलब यदि आपके साथ गलत हुआ तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन बचता है ना, और कोर्ट आपकी बात सुनेगा और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको एनफोर्स करवाएगा। एनफोर्स का मतलब उसको लागू करवाएगा, उसको मनवाएगा उस पार्टी से जो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मान रही। बस बेटा, जो एग्रीमेंट कोर्ट मनवा सकता है, जिस एग्रीमेंट को आप कोर्ट के थ्रू मनवा सकते हो, एनफोर्स करवा सकते हो, उन्हीं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी मिल जाएंगे आपको जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो ध्यान से देना, ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
यानी कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट होंगे जो कि लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल हों। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, जो एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए एग्रीमेंट बने पहले तो, और एग्रीमेंट के बाद में वो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगा। ये स्टेप्स लर्न करना, क्योंकि पिछले 2 या 3 एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके। जब आप अपन आगे चल करके क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, अपना जो स्टडी मटेरियल जो आपके स्क्रीन पे मैंने दे रखा है, इसमें इस तरह से स्टडी मटेरियल को अरेंज किया गया कि अपन रोजाना 2 या 3 टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज तक आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अपन साथ साथ में सोल्व करेंगे, ताकि टॉपिक और उसके जस्ट बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको एक पता रहे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है तो हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी आपके साथ में शेयर कर दी जाती है और इसको आप अच्छी तरह से रीड आउट करें, और साथ साथ में आप इसके अपनी एक अलग से कॉपी भी लगा सकते हैं जिसमें आप की नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना करके समझा रहा हूं, तो आप साथ में कॉपी रखा करो जिसमें आप ऐसे डायग्राम बना करके जो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ वो साथ साथ में आप लिखते चलो, तो उससे आपको बाई चांस क्लास के बाद में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आई तो आप आराम से उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल एडवाइस है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो चलिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने स्टडी मटेरियल वाली उस थ्योरी पे आए और देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होगा यहां तक तो आपने स्टडी कर लिया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होती है, इसके रूल्स बने हुए हैं। और इसके रूल्स जहां लिखे हैं उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये मान के चलिए आप, सिविल लॉ में सबसे पुराना यदि कोई एक्ट है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इससे पुराना कोई लॉ इंडिया में सिविल लॉ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, क्रिमिनल लॉ जरूर एक इससे पुराना है, बाकी सिविल और बिजनेस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पुराना कोई लॉ नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले तो ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ, क्योंकि कई बार ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस डेट से एप्लीकेबल हुआ। तो लिखा इसमें इफेक्टिव, और इफेक्टिव के आगे बेटा 3 वर्ड लिखे हैं WEF। इसका मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम, ये जो देखो आप यहाँ पर WEF यानी विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ, तो ये आपका एप्लीकेबल हुआ यहाँ पर 1 सितंबर 1872। बिल्कुल 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेबिलिटी। अब जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए किन किन स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, अब उन्हीं को मैंने एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करके दिया। और ये सीक्वेंस बेटा लर्न रखना प्लीज, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम में, जिसमें आपको 4 आंसर होंगे और यही वर्ड लिखे होंगे, और इससे ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो सीक्वेंस लर्न रखना। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब आप बताइए सबसे पहले, यदि कॉन्ट्रैक्ट तो चलो लास्ट एंडिंग स्टेज है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए सबसे पहले, तो आप ध्यान दीजिए अपने नोट्स पे, सबसे पहले प्रपोजल होगा। प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं, तो सबसे पहले प्रपोजल यानी ऑफर होगा। उसके बाद में प्रोमिस होगा। अब देखो प्रोमिस का मीनिंग क्या है कि जैसे ही आपने ऑफर दिया था ऑफरी को, आप पीछे यहाँ पर यदि डायग्राम में भी देखेंगे, तो जैसे ही आपने ऑफर दिया था तो ऑफरी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था ना। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये यहाँ पर इस एरिया को तो ऑफरी ने एक्सेप्ट किया था। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, और मैंने क्या बताया था कि जो एक्सेप्ट यदि एक बार कोई प्रपोजल हो गया तो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाएगा प्रोमिस। तो इसलिए प्रोमिस को समझने के लिए आप इसको एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। हाँ, आप प्रोमिस यानी एक्सेप्टेंस, क्योंकि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा
तो वो प्रोमिस बन गया। अब ऑफरर के लिए भी प्रोमिस है कि जो उसने ऑफर किया है वो पूरा करे, और ऑफरी के लिए भी प्रोमिस है कि उसने जो एक्सेप्टेंस किया है तो उस चीज को भी अब वो पूरा करे। तो सबसे पहले ऑफर, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस, और फिर यदि कंसीडरेशन है, और कंसीडरेशन का मीनिंग आपने बताया था ना, कंसीडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। भाई यदि इस एग्जाम्पल में अनिल कार सप्लाई कर रहा है तो उसको रिटर्न में भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको पैसे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बायर है, यदि बायर पैसे दे रहा है तो उसको भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए, तो उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। तो दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिल रही है ना। एक कार सप्लाई कर रहा है तो उसको बदले में पैसे मिल रहे हैं, एक जना पैसा दे रहा है तो उसको बदले में कार मिल रही है। तो ऐसा प्रोमिस जहां पर कंसीडरेशन भी हो तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एग्रीमेंट। वो किस डेफिनेशन में आ जाएगा, एग्रीमेंट में। तो देख लो एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए कितने स्टेज क्रॉस की, तो आप बोलोगे सर बेसिकली 3 स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी ऑफर, सेकंड ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, और उसमें कंसीडरेशन होना जरूरी है, यानी एग्रीमेंट की दोनों पार्टीज को अपने अपने एंड पर कंसीडरेशन मिले। और जब ये तीनों एलिमेंट एग्जिस्टिंग हैं, यदि किसी ट्रांजैक्शन में ये तीनों एलिमेंट अवेलेबल हैं तो वो ट्रांजैक्शन बेटा क्या बन जाएगी, वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी एग्रीमेंट। क्या बन जाएगी वो, एग्रीमेंट। अब लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी है, इस चीज को आप लर्न रखो। यदि कोई ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ गई उसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ गई, अभी तक वो सिर्फ एग्रीमेंट बनी है। अब आप बोलोगे सर उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बीच में एक पड़ाव और है। आपको एग्रीमेंट से यदि कॉन्ट्रैक्ट तक की डेफिनेशन में पहुंचना है तो बीच में अनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आगे चल करके जब अपन इसको आगे स्टडी करेंगे ना बेटा, तो एक सेक्शन आएगा 10, मैं आपको अभी बता देता हूं। जब अपन आगे स्टडी करेंगे तो एक सेक्शन 10 आएगा, और सेक्शन 10 ने कुछ बेसिक एलिमेंट्स दिए। यदि आप उन बेसिक एलिमेंट्स को पूरा कर दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। यानी वही एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं जो सेक्शन 10 में लिखे हुए एलिमेंट्स को फुलफिल कर दें। अब आप बोलोगे सर एक दो एलिमेंट बता दो अभी, तो चलो बेटा बता देता हूं। उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है कि फ्री कंसेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज की कंसेंट फ्री हो, उन पर किसी भी टाइप का कोई दबाव नहीं हो। यानी यहां पर अनिल ने अपनी मर्जी से ऑफर दिया है, किसी ने दबाव नहीं दिया कि तू तेरी कार सुनील को बेच, 5 लाख में बेच। यदि आप डरा धमका करके किसी पर प्रेशर बना करके और उससे कोई एग्रीमेंट साइन करवाते हो तो वो कंसेंट तो है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है। और सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका ये एग्रीमेंट अनफोर्सेबल नहीं होगा, तो वैलिड नहीं होगा। तो एक तो एग्रीमेंट की पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, दूसरा पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, जो एग्रीमेंट करने वाली पार्टी हो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटेंट का मीन्स, तो बेटा वो माइनर नहीं हो, वो अनसाउंड माइंड की नहीं हो, और भी किसी भी तरह से उनको कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं रोक रखा हो। तो ऐसे कई एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको 2 एलिमेंट्स अभी समझाए कि एग्जांपल के तौर पर। तो जो एग्रीमेंट्स सेक्शन 10 में लिखे हुए बेसिक एलिमेंट्स को फुलफिल करेंगे वही एग्रीमेंट अनफोर्सेबल कहलाएंगे। वही एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, अनफोर्सेबल बाय लॉ। और जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल हैं वही एग्रीमेंट किस डेफिनेशन में कवर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए सबसे पहले ऑफर, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस यानी प्रोमिस, और फिर उसके बाद में कंसीडरेशन। उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज को, कॉन्ट्रैक्ट की सभी पार्टीज को कंसीडरेशन मिले। फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन आपकी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी, और जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 में प्रिस्क्राइब्ड एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो फिर वो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, यानी उन एग्रीमेंट को फिर कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, पता नहीं वो लाइन ट्रू है फॉल्स है, तो आप लोग बताओगे। एवरी कॉन्ट्रैक्ट
is an agreement. Every contract is an agreement, but every agreement is not contract. दोबारा बोल रहा हूं और प्लीज मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट जरूर है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. अब ये बताइए आप ट्रू है या फॉल्स है? ये जो मैंने आपको लाइन बोली है वो ट्रू है या फॉल्स है? अब यस बोल रहे हैं सर ट्रू है, आर्ची भी बोल रही है सर ट्रू है, दिनेश भी ट्रू बोल रहा है, अजय भी ट्रू बोल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है. और ये क्वेश्चन बेटा विश्वास नहीं करोगे, ट्रू और फॉल्स में आता है और 1 नंबर फ्री में देके जाता है. और 2 मार्क्स का आएगा तो साथ में रीजन लिखने होते हैं सिर्फ 1 लाइन के. तो सिंपल रीजन है कि ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. देयरफॉर एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. और ये 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाते हैं. फिर अपने को सिर्फ बचे हुए 98 मार्क्स लेके आने होते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स तो ये मिल गए. फिर आपको सिर्फ बचे हुए 98 मार्क्स लेके आने, और ऐसे धीरे धीरे करके अपन उनकी तरफ भी बढ़ने. और कोई बड़ी चीज नहीं है, अपने वो पूरे मार्क्स भी आएंगे. तो ये एक पूरा मैंने आपको सीक्वेंस समझाया था. सबसे पहले ऑफर, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद में कंसीडरेशन टू बोथ द पार्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन. एंड इफ दीज 3 एलिमेंट्स आर अवेलेबल देन योर ट्रांजैक्शन इज एग्रीमेंट. एंड इफ द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन योर ट्रांजैक्शन इज कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ गई तो फिर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन से अपन आगे पढ़ेंगे, अब वो सारे रूल्स रेगुलेशन आप पर अप्लाई. तो ये मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए और किन किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है ताकि आपकी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाए. तो चलिए आप इसी में से एक छोटा सा पॉइंट आपको और पढ़ाता हूं. देखो एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान से सुनो. सबसे पहली जो अपनी टर्म आती है यहां पर, क्योंकि जब अपन ने यहां पर पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला अपना पॉइंट आया था कि सर प्रोपोजल क्या होता है. प्रपोजल यानी ऑफर. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एंडिंग स्टेज है, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ऑफर होना चाहिए. अब एक एक पढ़ाऊंगा आपको. पहले ऑफर के बारे में डिटेल, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल, फिर एग्रीमेंट के बारे में डिटेल. क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके एक एक टॉपिक के अंदर से भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो सबसे पहले आज अपन स्टडी करते हैं कि ऑफर क्या होता है. तो अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, जैसे वही वाला एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूं. तो ऑफर और प्रपोजल का सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1. अनिल नाम का एक पर्सन है, उसने ऑफर दिया. अनिल ऑफर्स टू सेल हिज कार एट द रेट कितने रुपए में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज में. और अनिल ने ऑफर किसको दिया? सुनील को. ठीक है. तो जो पर्सन ऑफर देता वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, ऑफरर. और जिसको ऑफर दिया वो पर्सन क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, ऑफरी. ठीक है. जिसने ऑफर दिया वो ऑफरर और जिसको आपने ऑफर दिया वो ऑफरी. ध्यान से सुनना. यहां पर अनिल ने क्या ऑफर दिया है? टू सेल हिज कार, यानी टू डू समथिंग. अनिल ने बोला भी मैं कुछ करूंगा, जैसे मैं कार सप्लाई करूंगा. तो सुनील बोला ठीक है मैं पैसे दे दूंगा आपको, यानी सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया. यानी अनिल ने यहां पर सुनील को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मैं मेरी कार 5 लाख रुपए में आपको सेल करना चाहता हूं, यदि आप परचेज करना चाहो तो अनिल ने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की किसके सामने? सुनील के सामने. और एक चीज और देखो आप, यहां अनिल का इंटेंशन क्या है? अनिल का इंटेंशन है कि सुनील भी उसको अपने इस जो विलिंगनेस है उसको एक्सेप्ट करे, अपनी सहमति दे दे. बेटा प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना. ऑफरर एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस. ऑफरर ने अपनी विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा जाहिर की है कि भाई मैं मेरा ये प्रोडक्ट यानी मैं मेरी ये कार इतने रुपए में आपको सेल करना चाहता हूं. और आपका इंटेंशन क्या है? ऑफरर का क्या इंटेंशन है कि वो जो ऑफरी है यानी जिसको आपने ऑफर दिया है, वो जो अदर पर्सन है वो अपनी कंसेंट दे दे, यानी वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले. इस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ आपने उसको अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं.
बस यही इच्छाएं जाहिर करना क्या कहलाता है? ऑफर। तो ऑफर मींस कोई रटने की जरूरी नहीं, ऑफर मींस एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक जना किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छाएं जाहिर करता है टू डू समथिंग, कुछ एक्ट करने के लिए, कि मैं आपके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने को तैयार हूं, और विद ए व्यू, इस इंटेंशन के साथ कि वो अदर पर्सन भी इस पर अपनी सहमति दे, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस क्या कहलाएगा फिर यहां पर? ऑफर। तो ये तो था ऑफर का एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और सुनना बेटा, ध्यान से प्लीज ध्यान देना। मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 2 और बता रहा हूं। जैसे अनिल के पास एक कार है, कार, और अनिल की जो कार है ना, इसका भगवान ना करे बट एक्सीडेंट हो गया विद ए बाइक, और ये बाइक सुनील की है। यानी अनिल कार ड्राइव कर रहा था, और कई बार होता है थोड़ा बहुत लापरवाही में, और सुनील की बाइक के साथ में एक्सीडेंट हो गया, और अनिल को लग रहा है कि गलती इसकी है, स्पीड पे था या रोंग साइड से था या व्हाटएवर, बट यहां पर अनिल को ये पता है कि हाँ गलती मेरी है, सुनील की बाइक के साथ में एक्सीडेंट हो गया, और जिसके कारण जो सुनील की बाइक है ना वो थोड़ी डैमेज हो गई, बाइक गिर गई तो उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया, ये बाइक डैमेज हो गई। अब यहां पर इसकी बाइक में जितना भी डैमेज हुआ वो सब खर्चा कौन देगा? अनिल। और यदि अनिल वो खर्चा नहीं देगा तो सुनील कोर्ट में जाएगा। ये क्रिमिनल एक्ट है, सिविल नहीं है ये। एक्सीडेंट होना ये क्रिमिनल एक्ट है, आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने उसको, बाइक को तो डैमेज हुआ ही हुआ है, उसको जो ड्राइव कर रहा था उसको भी इंजरी हुई है। तो अनिल ने सुनील को बोला कि देख भाई, मैं मानता हूं कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण अपना एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि प्लीज मैं आपको आपकी बाइक को ठीक करवाने के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार हूं। बस आप है ना यार मेरे अगेंस्ट में केस मत करना प्लीज, मेरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मुझे क्या, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, और गवर्नमेंट जॉब में कई बार पूछते हैं कि आप पर कोई केस तो पेंडिंग नहीं है ना, तो प्लीज आप मेरे खिलाफ है ना केस मत करना। तो सुनील ने बोला ठीक है, यदि आप मेरी बाइक ठीक करवा दो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके खिलाफ केस नहीं करूंगा। बेटा ध्यान से सुनना, सुनील ने क्या ऑफर दिया है? अनिल ने नहीं दिया ऑफर, यहां सुनील ने ऑफर दिया है कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं करूंगा, कोर्ट में केस फाइल नहीं करूंगा, यदि आप मुझे मेरी बाइक ठीक करवाने के पैसे दे दो तो। अब अनिल ने बोला ठीक है भाई, मैं आपकी बाइक को ठीक करवाने के आपको पैसे दे दूंगा। यानी यहां पर इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देखो बेटा, दोनों एग्जाम्पल में फर्क देखो। पहले एग्जाम्पल में जो ऑफर दिया जा रहा है वो पॉजिटिव है, टू डू समथिंग, कि कुछ करना है, कार सेल करनी है, इतने रुपए में करनी है। और सेकंड एग्जाम्पल में नॉट टू डू समथिंग, कि मैं आपके खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बिजनेस में कंपटीशन नहीं करूंगा, या कहीं पर कोई ऑक्शन हो रही है वहां पर मैं आपका कॉम्पिटिटर नहीं बनूंगा यदि आप ऐसा कर दो तो ऑफर हमेशा दो अप्रोच में, या तो होता है टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। और ये नॉट टू डू समथिंग है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली लॉ में जब अपन पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कुछ करने से दूर रहना। जैसे यहां पर सुनील ने बोला ना कि भाई आप यदि मेरी कार ठीक करवा दो तो मैं आपके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लूंगा, कोई सूट फाइल नहीं करूंगा। तो बट सर ऑफर अनिल ने मींस, तो दिया था प्रपोजल। जी सर पहले तो अनिल ने दिया था ना ऑफर तो। नहीं, देखो यहां पर जो ऑफर है ना, ये भाई अनिल की तो कार का एक्सीडेंट हुआ सुनील के साथ में, तो अनिल ने तो इसको एक तरह से कम्युनिकेशन किया है, बट ऑफर, चलो आप अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो चाहे, तो भी यही रहेगा। यदि अनिल भी बाई चांस इसको ये ऑफर देता कि यदि आप मेरे अगेंस्ट में केस नहीं करो तो मैं आपकी बाइक ठीक करवा सकता हूं, तो भी तो नेगेटिव हुआ ना।
देखो सब्जेक्ट मैटर नेगेटिव, आप चाहे किसी भी एंगल से ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चाहे अनिल, आप अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी चीज यही बनी थी, अनिल इस ऑफर को देगा तो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट रहेगी तो नेगेटिव ही ना, कि मैं आपकी बाइक ठीक करवा सकता हूं यदि आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं करो तो, यानी टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, आप ऐसा करने से दूर रहो तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अब सुनील उसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है भाई, यदि आप मेरी बाइक का डैमेज रिपेयर करवाने के लिए रेडी हैं तो ठीक है, मैं आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगा। तो मेन चीज है यहां पर कि ऑफर मे बी टू डू समथिंग और ऑफर मे बी नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर में एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी इच्छाएं जाहिर करता है, या तो टू डू समथिंग या फिर नॉट टू डू समथिंग, और इस इंटेंशन के साथ कि अदर पर्सन भी जिसको ऑफर दिया है वो अदर पर्सन भी अपनी कंसेंट देगा इस इंटेंशन के साथ। और इसी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस को अपन क्या बोलेंगे, इसी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस को अपन बोलते हैं प्रपोजल। चलिए मैं एक बार इसके आपको थ्योरी स्टडी करवाता हूं, तो आप प्लीज अपने स्टडी मटेरियल पे आए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखो एक हेडिंग मिलेगी मीनिंग ऑफ प्रपोजल, और बेटा एक चीज और, सेक्शन नंबर जरूर लर्न करना। तो जो प्रपोजल का मीनिंग है ये कौन से सेक्शन में गिवन है, तो ये सेक्शन 2 और क्लोज ए में गिवन है। यानी प्रपोजल का जो मीनिंग है ये कौन से सेक्शन में गिवन है, तो सेक्शन 2 क्लोज ए में गिवन है। और इसमें लिखा है, ध्यान से देखना, इसको एक एक करके पढ़ते हैं, कि व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस करता है, सिग्निफाई करता है यानी जाहिर करता है, क्या चीज, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा। और आप ध्यान से देखो, अब दो चीज की इच्छाएं हो सकती हैं, या तो टू डू समथिंग यानी कोई ना कोई एक्ट को परफॉर्म करने के लिए टू डू समथिंग, और या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ एक्ट नहीं करना यानी कुछ करने से दूर रहना। जैसे वो एक्सीडेंट वाला केस ध्यान है कि आप मेरे अगेंस्ट में कोई सूट फाइल नहीं करो तो मैं आपकी बाइक ठीक करा सकता हूं। तो यहां पर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और वो भी विद ए व्यू, इस इंटेंशन के साथ, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। और बेटा एसेंट का मतलब होता है कंसेंट, एसेंट और कंसेंट यानी सहमति। एसेंट और कंसेंट दोनों ही सेम वर्ड है, तो आप चाहो तो कंसेंट भी लिख सकते हो, लो में एसेंट वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। तो विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, यानी इस इंटेंशन के साथ कि दैट अदर, कि वो जो दूसरा पर्सन है वो भी उस एक्ट के लिए या उस अब्सेंस यानी उस अब्सटेन फ्रॉम डूइंग के लिए एग्री हो। यानी वो अदर पर्सन या तो टू डू वाला है तो उस एक्ट के साथ में एग्री हो, या नॉट टू डू वाला एक्ट है तो उस नेगेटिव चीज के साथ में एग्री हो, तो फिर ही इज सेड टू मेक एन ऑफर, तो फिर ये कहा जाएगा कि उस पर्सन ने ऑफर दिया है। तो जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने अपनी इच्छाएं जाहिर करता है, या तो टू डू समथिंग यानी पॉजिटिव ऑफर होगा, या फिर नॉट टू डू समथिंग यानी टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो बेटा ये नेगेटिव ऑफर होगा। और आपको देखो दोनों एग्जाम्पल जो मैंने वहां पर आपको समझाए थे, और दोनों एग्जाम्पल आपको नीचे लिख करके भी दिए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव वाला है यानी टू डू समथिंग वाला है, और सेकंड जो एग्जाम्पल है ये नेगेटिव अप्रोच वाला है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अनिल ऑफर्स टू सेल हिज कार टू सुनील फॉर 4 लाख रुपीज। अनिल ने ऑफर दिया कि वो अपनी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता है। तो इन दिस केस अनिल ने ऑफर दिया है सुनील को टू सेल द कार, तो इट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग यानी ये टू डू वाला एक्ट है। सेकंड में क्या है कि व्हेन अनिल आस्क सुनील आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट विद द सुनील्स बाइक नॉट टू गो टू द कोर्ट, यानी जब अनिल ने सुनील को कहा कि भाई अपनी मेरी कार का आपकी बाइक से एक्सीडेंट हो गया है और आपकी बाइक को डैमेज, आप कोर्ट मत जाना, नॉट टू डू समथिंग, मैं आपकी बाइक का डैमेज ठीक करवाने को तैयार हूं, बस आप कोर्ट मत जाना, यानी टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो ही विल पे द रिपेड नहीं रिपेयर होगा, तो ही विल पे द रिपेयर चार्जेस। रिपेयर का मतलब कि आपके बाइक को ठीक करवाने में जो भी पैसा लगेगा वो चार्जेस पे करने को तैयार है। तो ऑफर दो चीज का हो सकता है, एक तो टू डू समथिंग और एक अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये तो पहली स्टेज है ऑफर। अगली जो अपनी स्टेज आएगी फिर अपन पढ़ेंगे वो आएगी एक्सेप्टेंस।
और एक्सेप्टेंस के बाद में जो अपनी आगे नेक्स्ट स्टेज आएगी कंसीडरेशन, और फिर उसके बाद में एग्रीमेंट। तो आज आप एक बार ऑफर तक की स्टेज को गो थ्रू करो और कल फिर अपन आगे एक्सेप्टेंस की स्टेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।